Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So we are continuing with the chapter, that is chapter number 19 of class 7th, our state government. And in this chapter we have already completed about the state legislature, the legislative assembly and legislative council. Our today's topic is about the functions of the state legislature. स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हम तो पढ़ ही चुके हैं. अब इसके फंक्शंस क्या है, शॉर्ट में इसके फंक्शंस पहले मैं आपको बता देती हूँ. इसके फंक्शंस शॉर्ट में अगर आप ध्यान रखो, डिटेल में आपको बताऊंगी. फर्स्ट फंक्शन लॉ मेकिंग फंक्शन, ये कानून बनाती है, स्टेट में कानून बनाती है. फाइनेंशियल पावर्स है इसके पास, ये बजट जो स्टेट में जो बजट फिक्स करती है. कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स, इनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इस पे कंट्रोल भी करती है. इलेक्टोरल फंक्शंस और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, ये इनके फंक्शंस हैं स्टेट लेजिस्लेचर के. अब डिटेल में आपको दिखा देती हूँ मैं. अभी मैंने कहा था इट मेक्स लॉज, देखिए वो लॉज बनाती है फॉर द स्टेट के लिए ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. आपको ध्यान होगा स्टेट लिस्ट में टोटल 66 सब्जेक्ट्स होते हैं, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने. और कंकरेंट लिस्ट में आपके 47 सब्जेक्ट्स होते हैं. इन सब्जेक्ट्स पे ये लॉज बनाती है. इवन फाइनेंशियल पावर इसके पास है. ये एनुअल बजट ऑफ द स्टेट ये पास करती है. एनुअल बजट, पूरे साल में कितना खर्चा होगा काम करवाने में, इस जो बजट है उस बजट को भी ये पास करवाती है, यानी फाइनेंशियल पावर भी है. और इट कीप्स अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो स्टेट के, वो सही ढंग से काम करते हैं कि नहीं, ये भी ये देखती है. इवन जो मनी बिल्स इंट्रोड्यूस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो मनी बिल्स आते हैं, when the bills is passed by the state legislature, जब स्टेट लेजिस्लेचर इसको पास कर देता है उसके बाद ये गवर्नर के पास, गवर्नर के कंसेंट के लिए उसके पास भेजा जाता है. और इलेक्टोरल जो पावर है इसके पास, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के प्रेसिडेंट को चुनते हैं. और इसके साथ साथ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी चुना जाता है और पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी चुना जाता है. किसमें से, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स किस में टेक पार्ट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव में भी और पार्लियामेंट में भी. नाउ अबाउट द गवर्नर. गवर्नर को, स्टेट के गवर्नर को राज्यपाल कहते हैं एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर को चुनती है और वो गवर्नर 5 ईयर्स के लिए चुना जाता है. हर एक स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होता है और एक गवर्नर होता है, और ये गवर्नर को राज्यपाल कहते हैं और ये 5 साल के लिए चुना जाता है. नॉर्मली द गवर्नर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज़ अपॉइंटेड, और गवर्नर उस स्टेट का नहीं होता जहाँ पे इसका अपॉइंटमेंट हुआ है. नॉर्मली उस स्टेट का नहीं होता. मान लीजिए हरियाणा का गवर्नर चुनना है तो नॉर्मली गवर्नर हरियाणा का नहीं होगा, वो कोई दूसरे स्टेट का होगा. द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर. स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तो गवर्नर के नाम से चलता है, लेकिन जो पावर, रियल पावर होता है वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है. गवर्नर के नाम से चलता है लेकिन पावर चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है. जैसे प्रेसिडेंट सेंटर में होता है, सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वैसे ही गवर्नर फंक्शन परफॉर्म करता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से ही वो आगे काम करता है गवर्नर. अब गवर्नर के पावर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी. मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है या जो चीफ मिनिस्टर चुना जाता है
मेजॉरिटी पार्टी में से जो जीत जाता है या चीफ मिनिस्टर चुना जाता है उसको गवर्नर अपॉइंट करता है, या फिर मिलीजुली सरकार में से जो लीडर चुना जाता है, अगर मेजॉरिटी नहीं मिली उस पार्टी को तो सरकार मिलीजुली बनती है। मिलीजुली सरकार में से जो हेड होता है उसको चीफ मिनिस्टर गवर्नर अपॉइंट करता है। ये गवर्नर का एक पावर है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय हिम। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है। तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है, मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी। और भी जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं हाई ऑफिसर्स, वो भी गवर्नर करता है। इवन गवर्नर एड्रेस भी कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में या काउंसिल में। कुछ बोलना हो तो वो बोल सकता है, समन दे सकता है, किसी को बुलाना हो या किसी से कार्रवाई करनी हो तो उसको समन भी भेज सकता है, या फिर पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली को बर्खास्त भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है, डिसॉल्व भी कर सकता है। ये गवर्नर का पावर है। अप्रूवल ऑफ स्टेट बजट्स, जो बजट्स बनते हैं उसको अप्रूव भी करता है। बन तो जाते हैं लेकिन गवर्नर के साइन के बिना वो अप्रूव नहीं होते। गवर्नर कैन रिड्यूस और पार्डन द पनिशमेंट अवॉर्डेड टू द क्रिमिनल अंडर द स्टेट रूल्स। स्टेट के रूल्स के अनुसार गवर्नर किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी दोषी का जो पनिशमेंट है उसको कम भी कर सकता है या माफ़ भी कर सकता है, स्टेट रूल्स के अनुसार, स्टेट में। नाउ द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब चीफ मिनिस्टर के बारे में जानते हैं। चीफ मिनिस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चीफ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट में हेड होता है, वो सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एंजॉय करता है। इवन वो लिंक का भी काम करता है, किस किस के बीच, उसके पास जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके बीच और गवर्नर के बीच, दोनों के बीच ये एक कड़ी का काम भी करता है। अब फंक्शंस ले लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फंक्शंस क्या है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके पास होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसके फंक्शंस, वो एडमिनिस्टर्स एंड मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट। लॉ एंड ऑर्डर को, कानून को मेंटेन करता है। लॉज को लागू करना और डिसीजन लेना स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा, एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट, इनकी एग्जीक्यूट्स करता है, इनके लॉ को लागू भी कर सकता है और डिसीजन भी लेता है। पॉलिसीज़ बनाता है स्टेट एक्टिविटीज़ के, एडवाइस देता है गवर्नर को। मेक लॉज विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के हेल्प से वो लॉज बनाता है बेस्ड ऑन द स्टेट लिस्ट। जो भी स्टेट लिस्ट आपको कहा, पहले बताया था 66 जो स्टेट लिस्ट है, 47 जो कंकरेंट लिस्ट है, उसमें वो लेजिस्लेचर के हेल्प से वो लॉज भी बनाता है, कानून भी बनाता है। नाउ अबाउट द यूनियन टेरिटरीज, एज यू ऑल नो there are now 8 union territories, and these union territories are now directly administrated by union government. यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र प्रशासित प्रदेश होते हैं और इसको यूनियन टेरिटरीज कहा गया है। यूनियन टेरिटरीज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये एक ही में आ गया है। तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। नाउ अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, दैट इज इंडियन फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। मैंने इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर दिया था पिछले वीडियो में। ये हमारा इंडियन फेडरल सिस्टम है। ये एक फ्लो चार्ट है। जैसे सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंडर में स्टेट, और स्टेट के पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। हर एक स्टेट डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है स्टेट, और डिस्ट्रिक्ट के अंडर में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें पंचायत आता है। तो ये हमारा इंडियन फेडरल सिस्टम है। In this way, your lesson number 19 has been completed. Hope you understand this lesson very well. Thank you and have a nice day.